वेलकम टू वेल लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम पेपर में आ सकता है सवाल सेमेस्टर सिस्टम के कोर्स में। तो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। ये जो लीगल सिस्टम है ये इंसानों को ये सिखाता है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके लोगों में, ताकि कोई रिच इंसान रिच ना रह सके ज़्यादा और जो पुअर है वो पुअर पूरी ज़िंदगी ना रह सके, और सिस्टम जो है इक्वल हो पैसों में के मामले में, यानी कि गरीब भी उतना ही पैसा कमाए जितना अमीर। ये चीज़ हमें ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम सिखाता है। लेकिन इस सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पे अमल करने वाले ज़्यादा मुल्क नहीं हैं, थोड़े से ही हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ लॉ सिस्टम यूज्ड इन सम कंट्रीज़। आपने बताना जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है वो टाइप ऑफ लॉ है। ठीक है, एक टाइप ऑफ लॉ है जो कि कुछ कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट स्टार्टेड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। जब रशियन रेवोल्यूशन आया 1917 में, तब ये सिस्टम आया था, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इस सिस्टम ने क्या क्या चीज़ें सिखाई, तो 3 पॉइंट्स अब इंट्रोडक्शन में से पॉइंट्स दे के भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट पैराग्राफ में भी चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें, जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल होनी चाहिए, ऐसे सिस्टम है जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम हो। थिंग्स बिलोंग टू एवरीवन टुगेदर नॉट वन पर्सन, और इस सिस्टम ने हमें ये सिखाया कि जो सामान है जिससे पैसा कमाया जा रहा है या जिससे लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो ज़मीनें हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी, वो किसी एक पर्सन का नहीं है बल्कि सब लोगों का है। ये चीज़ हमें ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम सिखाता है। उसके अलावा लॉ इज़ मेड टू हेल्प ऑल पीपल नॉट रिच पीपल ओनली। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है कि लीगल सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि सारे इंसानों को हेल्प की जाए, ना कि अमीर लोगों को। आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की, ये क्या करता है, अमीरों को इतना फ़ायदा नहीं दे रहा बल्कि सारे लोगों को बराबर ट्रीट करने का ऑर्डर देता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, ताकि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बराबर मिल सके, ताकि गरीब भी उतना ही कमाए जितना एक अमीर। अब ये चीज़ हमने बता दी, फिर हमने बताना है कंट्रीज़ लाइक द रशिया, चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम यूज़ दिस सिस्टम। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है पढ़ाया जाता है या जिस पे अमल किया जाता है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मीनिंग एंड मेन आइडिया। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा बहुत इसी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का जो मैंने ऊपर बताया है वही पॉइंट्स दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल होता है सारी रिसोर्सेज पे, जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज़ और बैंक्स वगैरह पे। उसके अलावा जो प्राइवेट पर्सन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बड़ी कम लोग ही रख सकते हैं। यानी कि अब जैसे कि पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान में हर बंदे के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी के पास एक होती है, किसी के पास 2, किसी के पास बेतहाशा, किसी की फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो किसी की क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है उनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना किसी प्राइवेट पर्सन के पास अलाउड नहीं होता। बहुत कम लोग ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते थे। यही बातें हमें इस लीगल सिस्टम सिखाता है। और हमने बताना है लॉ इज़ यूज टू प्रमोट इक्वालिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर, यानी कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इसलिए यहाँ पे बनाया गया ताकि सारों को बराबरी मिले और कलेक्टिवली सबको फ़ायदा मिले। वेलफेयर का मतलब होता है सारों को बराबर जो है इक्वली फ़ायदा मिले, कोई बेनिफिट मिले। वेलफेयर को हम बेनिफिट मिलना कहते हैं, सही है। कलेक्टिव का मतलब है सारों को। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना के अंदर बेसिकली एक ऐसी पार्टी होती है जो गवर्नमेंट की सबसे मेन पार्टी है और यही सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। और यही जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को चलाने का काम करती है। ठीक है, यानी कि इस पार्टी का पूरा कंट्रोल इस चीज़ पे होता है कि ये चेक करे कि प्रॉपर्टी ज़्यादा प्राइवेट लोग तो नहीं रख रहे, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीरों को ही सारी प्रॉपर्टी मिली। यानी कि ये पूरा चेक करता है कि सिस्टम जो है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की तरह ही हमारा कंट्री वर्क करे। तो ये काम होता है कम्युनिस्ट पार्टीज़ का। फिर आगे आता है मेन गोल।
मेन गोल क्या है इस सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का? ज़ाहिर है इसका मेन गोल है कि रिच और पुअर का जो डिफरेंस बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। एलिमिनेट का मतलब होता है फिनिश हो सके। तो आप एलिमिनेट अगर नहीं लिख सकते, इसकी जगह फिनिश भी लिख सकते हैं कि फिनिश दी रिच एंड पुअर डिफरेंसेस, ताकि जो सोसाइटी है वो कामयाब हो सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी बराबर हो, अमीर गरीब का डिफरेंस ख़त्म हो, इसको एक बंदा बड़ा मशहूर हुआ था जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ये आपको सेमेस्टर 2 में जब आप लोग आएंगे तो आपको सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसी के अंदर ही कार्ल मार्क्स के बारे में दोबारा आप लिख सकते हैं पूरी कहानी, ठीक है। तो यही जो बंदा जिसने सोसाइटी के ऊपर बड़ी स्टडी की थी, इस बंदे का नाम था कार्ल मार्क्स, सही है। अब इसने क्या स्टडी किया कि जो अमीर है वो अमीर क्यों हो रहा है, गरीब क्यों ही गरीब बन के रह रहा है, क्यों नहीं गरीब इंसान अमीर लोगों की तरह आगे तरक्की कर पा रहा। तो ये चीज़ इसने बड़ी स्टडी की थी अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर ही ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम बना है, सही है। तो आप सिंपल डेफिनेशन में पहले तो पुरानी बात बता दें कि जो लॉ है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वर्कर्स और सोसाइटी को फ़ायदा दे सके। सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा इस लॉ से नहीं हो रहा, बल्कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है ताकि वो लोगों को पैसा बराबर का जो है दे सके, ताकि अमीर और गरीब का डिफरेंस ख़त्म हो सके। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है, इसमें आपने कार्ल मार्क्स का भी जिक्र करना है और डिफरेंट लोगों का। तो सबसे पहले आपने बताना है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिविल लॉ एंड आइडियाज़ ऑफ द मार्क्स एंड लेनाइन। बेसिकली जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है ये सिविल लॉ से ईजाद हुआ, और इस पर कार्ल मार्क्स और लेनाइन ये दो अलग अलग बंदे हैं, इन दोनों ने इसके ऊपर बात की थी, इसी रिच एंड पुअर डिफरेंस के ऊपर। तो इन्हीं के आइडियाज़ और सिविल लॉ से मिल के ही ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम बना है। फिर आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने बताना है कैपिटलिस्ट लॉ इज़ अनफेयर। कैपिटलिस्ट लॉ मीन्स ऐसा लॉ जो बताता है कि हर प्राइवेट पर्सन के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि ये वो वाला लॉ है कैपिटलिस्ट लॉ जो हमें सिखा रहा है कि हर पर्सन, हर पीपल अपने पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है। लेकिन इसमें नुकसान इस तरह से होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस क्रिएट होती है, यानी कि जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से जो पुअर है, जो ऑलरेडी कुछ ख़रीद नहीं सकते, तो उनके लिए कोई भी चीज़ बचती नहीं है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ये कार्ल मार्क्स कहता है कि सही नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी फैलती है और जो ताकतवर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही फ़ायदा मिलता है, इस कैपिटलिस्ट लॉ से आम बंदों को नहीं मिल सकता। फिर आते हैं लेनाइन। लेनाइन क्या कहते हैं? ये है लेनाइन। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन 1921। इन्होंने 1921 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट हिस्ट्री दी। अब हमने क्या करना है, एवोल्यूशन की हेडिंग देनी है या फिर डेवलपमेंट, इन दोनों में से जो दिल चाहे आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं देनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक अपनी पसंद की दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मेन हेडिंग देनी है, फर्स्ट हेडिंग देनी है एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम या डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के बाद जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी रशियन रेवोल्यूशन में। इसमें आपने बताना है बर्थ ऑफ सोशलिस्ट लॉ। अब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे अवॉइड करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना लिख दें, द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम स्टार्टेड विद द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। यानी कि जब रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में, तभी ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम ईजाद हुआ। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो रशियन रेवोल्यूशन की भी थोड़ी बहुत डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, रशियन रेवोल्यूशन आपको थोड़ा सा बताना है। रशियन रेवोल्यूशन होता क्या है आपको बताती हूँ। इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये रशिया से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। तो हुआ क्या था कि जो रशियन लोग थे उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट को ख़त्म करवाया और एक नई गवर्नमेंट लेके आए, और ये वो वक्त था जब साल चल रहा था 1917 का। तो 1917 में जो पुरानी गवर्नमेंट थी, रशियन लोगों ने उस पुरानी गवर्नमेंट को ख़त्म करवा के एक नई गवर्नमेंट लेके आए। अब इसकी भी बहुत लंबी सी हिस्ट्री है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा लिख के बता सकते हैं कि रशिया में ही रेवोल्यूशन आया 1917 में, और लोगों ने ख़ुद ही ये रेवोल्यूशन लेके आए थे। रेवोल्यूशन को कहते हैं चेंजेस, अपने इलाके में चेंजेस लेके आए थे। अब क्यों आई थी, इसका रीज़न ये था कि उस दौर में जो है बहुत ज़्यादा लोग गरीब हो गए थे और ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को ही हो रहा था और गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बहुत सारे गरीब भूखे मर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सड़कों पे निकल आए और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इस
के आने से सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पहली दफ़ा ईजाद हुआ। और वो वैसे तो खैर ये एग्जिस्ट तो पहले भी करता था, लेकिन बाकायदा फ़र्स्ट टाइम रशियन रेवोल्यूशन में ही इसकी तब्दीली आई और बाकायदा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इसके बाद बाकायदा एज अ लॉ यूज़ किया जाने लगा डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मैंने शॉर्ट करके बता दिया क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा बता के देन फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन कर दें। तो इस रेवोल्यूशन के आने से, यानी कि इस रशियन रेवोल्यूशन के आने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, आपने बताना है कि एक नई गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, जिसके पास सारी पावर्स आ गई और जो पुराने रूलर्स थे, यानी कि जितने भी किंग्स थे या कोई भी हुक्मरान थे या हेड्स थे, उनको हटवा दिया गया और एक गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी गई, यानी कि वही पावर जो कि एक रूलर या हेड के पास थी वही गवर्नमेंट के पास चली गई जब ये रशियन रेवोल्यूशन आया। फिर आगे आपने बताना है पीपल हु अपोज्ड द रेवोल्यूशन वर पनिश्ड विदाउट प्रॉपर ट्रायल। और यहाँ पे बताया कि जिन लोगों ने भी इस तब्दीली के ख़िलाफ़ जो भी इंसान गया तो उन सब लोगों को बग़ैर सुने पनिशमेंट दे दी गई। प्रॉपर ट्रायल का मतलब होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक पार्टी यहाँ खड़ी होती है, यहाँ पे दरमियान में एक जज बैठा होता है जो कि दोनों की सुनता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दोनों पार्टीज़ की सुनी ही नहीं गई और जो भी इनमें से इस रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था उन सब को गवर्नमेंट ने जो है ज़बरदस्ती पनिशमेंट दे दी। इनकी प्रॉपर्ली इनसे बात नहीं पूछी गई, बस ऐसे ही उठा के इनको पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है। जैसे कि होता है ना कोर्ट में प्रॉपर्टी दोनों पार्टीज़ की पहले सुनी जाती है फिर सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की किसी की भी बल्कि सुनी नहीं गई। जो भी इस रेवोल्यूशन इस चेंज के खिलाफ था उसको सज़ा मिली। फिर द गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ द लैंड, बैंक, फैक्ट्रीज एंड द बिग बिजनेसेस। और जैसे ही रेवोल्यूशन आया तो गवर्नमेंट ने तमाम लोगों की ज़मीनों पे, बैंक्स पे, फैक्ट्रीज़ पे और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस थे उन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया। फिर आगे आता है फ्री स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज नॉट अलाउड। और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी इंसान कोई स्पीच नहीं दे सकता था, यानी कि कोई भी बात नहीं बोल सकता था। फिर आता है दिस वाज द फर्स्ट टाइम अ कंट्री ट्राइड टू बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियाज़। और पहली दफ़ा ऐसा सुनने में आया है कि एक ऐसा कंट्री जिसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को यूज़ किया गया है और इसकी मदद से सोसाइटी भी चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है और सोशलिस्ट आइडिया को इस सोसाइटी में यूज़ किया जा रहा है। यानी कि इस रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पहली दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट आइडिया को यूज़ किया गया है इस सोसाइटी में। तो ये सारा इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं। अब आता है अर्लियर लीगल सिस्टम आफ्टर द रेवोल्यूशन। जब रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद इस लीगल सिस्टम के आने से क्या क्या चीज़ें आई वो अब हम रीड करने लगे हैं। यानी कि अभी तक हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो इस सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में सबसे लेंथी चीज़ सिर्फ हिस्ट्री है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आगे आता है एट फर्स्ट देयर वर वेरी फ्यू लॉज। लीडर्स बिलीव दैट इन फ्यूचर लॉ वुड नॉट बी नीडेड बिकॉज पीपल वुड एक्ट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। तो जब ये रशियन रेवोल्यूशन एक दफ़ा जब आ गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लॉज बने नहीं हुए थे, ठीक है। तो लॉज बड़े कम थे इस सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में और जो लीडर्स थे, यानी कि जो गवर्नमेंट में लीडर्स थे, उनका मानना ये था कि जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में बेशक लॉ कम भी हो, लोगों को जब इस चीज़ की आदत लग जाए कि पैसा जो है गवर्नमेंट के पास होगा, यानी कि मेन अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी जिसके पास ज़मीनें और बिज़नेस और सारा कुछ होगा, तो आम पर्सन ये चीज़ समझ जाएंगे तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे और ना ही इनमें से किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। तो इन सब के पास पैसा जो है बराबर का तकसीम हो रहा होगा, कोई एक दूसरे से ज़्यादा अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सारे लोग बराबर होंगे। बेशक फ्यूचर में अगर लॉज ना भी बनाए जाएँ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के, तब भी ऐसे मुल्कों में लोगों को जब आदत लग जाए ना इस चीज़ की कि पैसा मेन जो गवर्नमेंट के पास रहेगा क्योंकि वो हमारा ख्याल रख रही है, हम पे पैसे बराबर के डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, इसलिए लोग जो हैं फॉलो करेंगे ताकि सोसाइटी अच्छी बनी रहे। सोसाइटी में क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाए। क्लास डिफरेंस होता है, एक अपर क्लास होती है जिसमें ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, फिर मिडिल क्लास आ जाती है, फिर सबसे लोएस्ट क्लास आ जाती है जो बहुत गरीब होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह की सोसाइटी जिसमें ये क्लासेस डिफरेंस हो वो ख़त्म हो जाए और सोसाइटी बड़ी अच्छी हो जाए। तो आगे ये पॉइंट्स आपने बताने। फिर आता है बट दिस डिड नॉट वर्क इन रियलिटी। लेकिन हुआ क्या कि बेशक लीडर्स को लगता था कि ये चीज़ जो है हो सकती है कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पे लोग अमल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में अगर बात करें, हकीकत की अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलने वाला नहीं था, ठीक है। फिर 1921 का दौर आया, उसमें क्या हुआ, व्लादिमीर लेनाइन इंट्रोड्यूस्ड द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। जिस पर्सन की हमने ऊपर पिक्चर देखी थी, लेनाइन उसका नेम था। तो लेनाइन का पूरा नेम है
व्लादिमीर लेनिन, तो अभिषेक उसको लेनिन कहते हैं, इसने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को, जिसको हम शॉर्ट में NEP कहेंगे, अलाउिंग सम प्राइवेट बिजनेसेस अगेन। इसके इस पॉलिसी के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि आम प्राइवेट पर्सन भी, हम जैसे आम लोग भी बिजनेसेस के मालिक बन सकते थे। यानी कि पहले क्या हुआ था कि हम लोग जब बिज़नेस ओनर्स थे तो हमसे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ले ली रशियन रेवोल्यूशन आने के बाद। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन जब आया था 1917 में, उस वक्त कोई भी पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चलेगी इस रशियन रेवोल्यूशन के आने से। लेकिन 1921 में जब ये लेनिन ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेके आया, तो अपने आप ही 1921 में, यानी कि इसके कुछ सालों बाद, दोबारा से जो आम प्राइवेट पर्सन है वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी रख के बिज़नेस रन कर सकते हैं। ये चीज़ इस पॉलिसी में बताई गई थी। तो न्यू लॉज वर मेड फॉर द बिजनेसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी, कोर्ट्स वर ब्रॉट बैक टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स फेयरली। तो जब ये NEP का लॉ आए थे लेनिन की वजह से 1921 में, तो ऐसे नए लॉज बनना शुरू हो गए जिसमें बिजनेसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी के मामला हैंडल होने लग गए। उसके साथ कोर्ट्स भी ऐसी बनाएंगी जो कि लोगों के मसलों को सॉल्व करती थी। फिर एक और दौर स्टार्ट हुआ इसी हिस्ट्री में, वो है स्टालिन्स चेंजेस टू टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर एक स्टालिन, समझने एक लीडर आ गया था ऐसे मुल्क में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे एक लीडर आया जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने आके दोबारा से वही सब दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब दोबारा से हिस्ट्री को दोहरा लेते हैं। स्टार्टिंग पे क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन आया 1917 में। रशियन रेवोल्यूशन आने से पहले क्या हुआ था कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो प्राइवेट पर्सनस के पास ही, आम पब्लिक के पास थी। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ कि प्राइवेट पर्सनस अब वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चलेगी। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया जिससे सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली गई। आम पब्लिक कोई प्रॉपर्टी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ना ही रख सकते थे। फिर 1921 का दौर आया जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें लेनिन ने एक थ्योरी जो है इजाद की, लेनिन ने, वो थी NEP थ्योरी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। इसको हम लॉ भी कह सकते हैं, NEP। इसमें इस NEP में इसने ये बताया कि प्राइवेट पर्सन के पास भी थोड़ी बहुत जो है राइट्स होने चाहिए कि वो कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख सके ताकि वो बिज़नेस कर सके। लेकिन फिर एक नया दौर आया, वो था जोसेफ स्टालिन का दौर। जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, इस NEP थ्योरी को ख़त्म करा के वही सिस्टम दोबारा ले आया जो कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने स्टार्ट किया था काम। वही काम दोबारा से इस स्टालिन ने भी स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया कि NEP एक तो ख़त्म करा दिया, उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसको दोबारा से सारी पावर्स दे दी, और प्राइवेट पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी भी अब गवर्नमेंट ने ले ली कि प्राइवेट पर्सन कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ही ज़मीनों पे काम करें, और अपनी ही ज़मीनों पे काम करेंगे तो सारे पैसे उनके किसको जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएंगे। यानी कि जो ज़मींदार थे उन्हीं से ही काम करवाया जाता था। फिर आता है लॉज वर ऑफन इग्नोर्ड एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स एंड पुलिस पावर कंट्रोल पीपल। और जोसेफ स्टालिन की मौजूदगी में जो लॉज थे उन पर अमल नहीं किया जाता था, और जो कुछ भी स्टालिन कह देता था, जो भी ऑर्डर दे देता था, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता था, और पुलिस की मदद से ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर अमल करवाता था। In the 1930s, Stalin tried to bring stability by promoting family values। और 1930 के दौर में स्टालिन ने बड़ी कोशिश की कि वो स्टेबिलिटी लेके आए और फैमिली वैल्यूज़, यानी कि फैमिली का सिस्टम अच्छा बना सके, और स्टेबिलिटी लाने की इसने कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ भी स्टालिन ने किया ये काम ज़्यादा वक्त चल नहीं सकता था। फिर एक और स्टेप स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इस वाले पूरे पोर्शन में वो सारा बातें हिस्ट्री की दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे दोबारा सामने लिख देना है कि जो लीडर है, जितने भी लीडर्स अब तक रहे हैं जो कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में, जिन कंट्रीज़ में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है वहाँ के जितने लीडर्स थे, उनका ये मानना है कि सोशलिज़म के होने से जो है लॉज और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे। बेशक अगर गवर्नमेंट और लॉ फ्यूचर में अगर ना भी रहीं
तो ऐसे मुल्कों में जो लोग हैं वो प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ सही तरीके से चलेंगे और पैसे में एक बैलेंस रहेगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। ये मानना था लीडर्स का। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें 1917 से लेकर 1921 तक जितने भी लॉज थे वो रिमूव करवाए, यानी कि ऐसे लॉज जिसकी मदद से प्राइवेट पर्सन के पास अगर प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी इन सालों में ख़त्म करवाएगी। इन सालों में आपने खुद ही देखा था, ऊपर रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में और 1921 में जो है NEP आया था। फिर उसके बाद जोसेफ स्टालिन एक और लीडर आया जिसने वही हरकत दोबारा स्टार्ट कर दी जो कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन में हुई। बहरहाल तो इस पूरी हिस्ट्री में हमने ये जाना कि बेशक लॉज पुराने ख़त्म भी करा दिए गए जिनकी मदद से प्राइवेट प्रॉपर्टी अब लोगों को नहीं मिलेगी इन लॉज के ख़त्म होने से। लेकिन इससे क्या हुआ कि सीरियस प्रॉब्लम्स बाद में बड़ी कॉज हुई। कैसी कॉज हुई कि सम रूल्स हैड टू रिटर्न टू कीप द ऑर्डर, यानी कि जो पुराने लॉज थे जिनको हम रूल्स कहते हैं उन रूल्स को कुछ लीडर्स को वापस लाना पड़ा, यानी कि वापस जो है यूज़ करना पड़ गया। क्योंकि जो इकॉनमी थी, जो पैसा था, जो कुछ भी सिस्टम था वो ख़राब होना शुरू हो गया ऐसे मुल्क में जहाँ पे सारी की सारी पावर्स गवर्नमेंट को दे दी गई और प्राइवेट पर्सन को प्रॉपर्टी रखने से मना कर दिया। इसी की वजह से इनका सिस्टम ख़राब होने लग गया। फिर एक और हेडिंग हमें देनी है द न्यू इकॉनमी पॉलिसी। ये स्टार्ट किया था लेनाइन ने 1921 में, यानी कि जब रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आ गया उसके बाद ही 1921 में लेनाइन ने यह कहा कि प्राइवेट पर्सन के पास भी थोड़ी बहुत आप प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बिज़नेस कर सके। ये था इस लेनाइन की न्यू इकॉनमी पॉलिसी में ये बात बताएगी। तो इसमें अपने वही सेम बात बता देने कि लेनाइन ने अलाउ कर दी कि प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं इंसान कर सके और ऐसे लॉज बनने चाहिए जो इन तमाम प्राइवेट बिजनेसेस राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करे ताकि फ्यूचर वाले लीडर्स भी इस तरह के राइट को ख़त्म ना करा सके। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट थे, जो वकील थे, उन्होंने क्या किया, रशियन एंड यूरोपियन लॉज को एक दूसरे के साथ मिक्स करा के ऐसे लॉज बना दिए जो कि प्राइवेट बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। फिर आगे आता है लेटर चेंजेस, यानी कि बाद में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। जब ये NEP यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब आ गई उसके बाद क्या हुआ, स्टालिन आ गया, एक लीडर आ गया, उसने क्या किया, खुद की पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी और सारी पावर्स गवर्नमेंट को दे दी। वही चीज़ जो हमने ऊपर हिस्ट्री में पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। फिर क्या हुआ कि जब ये स्टालिन फोत हो गया तो लॉ बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर। जब स्टालिन फोत हो गया उसके बाद लॉज को इस तरह से बनाया गया कि थोड़े स्टेबल हो सकें और इन पर अगर अमल किया जाए तो किसी का नुकसान ना हो, ना ही मुल्क का नुकसान हो। ठीक है, फिर 1958 से लेकर 1962 तक न्यू लीगल प्रिंसिपल्स वर इंट्रोड्यूस फॉर क्रिमिनल, सिविल एंड फैमिली लॉ, यानी कि ऐसे मुल्कों में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम चल रहा था उनमें मुख्तलिफ लॉज बनाए गए जो कि क्रिमिनल, सिविल एंड फैमिली केसेस को डील करना शुरू कर दिया इन्होंने ताकि लॉ भी मज़ीद क्लियर और यूज़फुल बनाया जा सके। ठीक है, इतनी सी बात है हिस्ट्री में। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। फीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि फ़ीचर्स क्या थे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के, यानी कि हिस्ट्री के अलावा आपसे फ़ीचर्स भी पूछ सकते हैं। तो फीचर्स में हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा लॉ एंड कोर्ट्स का। इसमें बताना है कि लॉज आर रिटन एंड जजेस फॉलो पार्टी रूल्स, यानी कि लॉज लिखे ज़रूर जाते हैं लेकिन जो जजेस हैं वो लॉ को फॉलो करने की बजाय पार्टी के रूल्स को फॉलो करते हैं। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ी थी, एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। बस ये जजेस उन्हीं को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं जिन मुल्क में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है। लॉज को इतना नहीं करते जितना कि पार्टी की बात मानते हैं, क्योंकि ऐसे मुल्कों में एक पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पे ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जिन मुल्कों में मौजूद है। फिर आता है कोर्ट्स आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट, जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड। और ऐसे मुल्कों में ज़्यादा कोर्ट फुली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनको किसी ना किसी पार्टी की बात माननी पड़ती है। ऐसे मुल्कों में जुडिशियल रिव्यू की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट पार्ट 1 वालों को जुडिशियल रिव्यू का नहीं पता। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली सिर्फ सबसे सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, सबसे जो बड़ी वाली है कोर्ट है उसी के पास ये पावर होती है। इस पावर का क्या काम होता है? इस पावर का ये काम होता है कि जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि पुलिस की ब्रांच हो गई या पार्लियामेंट की ब्रांच हो गई या गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म की ब्रांच होगी, कोई भी ब्रांच होगी, उन सब को चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, तो ये पावर जो है मौजूद ज़रूर हैं लेकिन बड़े कम हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद हो।
फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि तमाम ऑर्गेन्स एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करते, सेपरेटली वर्क करते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर देन लास्ट में है जुडिशरी। तो इस तरह के 3 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो ये सेपरेट वर्क करते हैं एक दूसरे से, इनका अपना अपना काम है, तो ये अलग वर्क करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन जिन मुल्कों में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है वहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मिलेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी। लेजिस्लेचर ब्रांच वो ब्रांच होती है जो लॉ मेकिंग का काम करती है, यानी कि लॉ बनाने का काम करती है। ऐसे मुल्कों में लेजिस्लेटिव ब्रांच बड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए ऐसे मुल्कों में बाकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल उन पर लेजिस्लेटिव ब्रांच रख रहा होता है। इसी सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे ना होने के बराबर है। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट कोऑपरेट टू अचीव सोशलिस्ट गोल्स। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थे? वही जो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो मैंने आपको पढ़ी वो भी ऑर्गेन है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी ऑर्गेन है गवर्नमेंट का, जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स वगैरह ये भी ऑर्गेन है गवर्नमेंट का। तो जितनी भी ऑर्गेन्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं ताकि सोशलिस्ट गोल को अचीव किया जा सके। फिर आता है प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमी। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ लिमिटेड, मोस्ट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द स्टेट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। यहाँ पे कहा गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत कम ही लोगों को के पास होती है, यानी कि कम ही लोग रख सकते हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट यानी कि स्टेट और गवर्नमेंट सेम ही होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। और गवर्नमेंट की इंटरेस्ट यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है, ना कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों को जहाँ पे फेवर नहीं दी जाती, बल्कि गवर्नमेंट क्या चाहती है उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज यानी कि अहमियत मिलती है, ठीक है। क्योंकि ज़रा अगर लोगों को देखें तो लोग तो यही चाहेंगे कि उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी मिले, तो यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। फिर आता है सोशलिस्ट वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब है लोगों के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए हैं ताकि गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट कर सके और बता सके कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पे उनको अमल करना चाहिए। पनिशमेंट फॉर एंटी पार्टी एक्ट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान इस पार्टी के इस डिसीजन से, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो हमने ऊपर पढ़ी, उससे जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का सिस्टम जो फैलाया हुआ है, इसके खिलाफ अगर कोई भी बंदा बोलेगा तो उस बंदे को पनिशमेंट दी जाएगी। फिर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर द सोशलिस्ट लॉ। इकोनॉमिक प्लानिंग पे भी सवाल आ सकता है, तो उसमें हमने हेडिंग देनी है गवर्नमेंट कंट्रोल की। Government control the economy to ensure fairness. Plans decide what to produce, how to share resources, and how industries work. आपने बताना है जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी को ताकि सब लोगों को पैसा बराबर का मिल सके, और जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये चीज़ प्रोड्यूस की जाए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या बराबर तकसीम हो रहे हैं लोगों को कि नहीं। यानी कि यही चीज़ प्लानिंग की जाती है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में। और इंडस्ट्रीज़ में कितना जो है लोगों को रखना है ताकि पैसा जो है सही से ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसोर्सेज या पैसे मिल सकें। फिर आता है की एरियाज़ ऑफ द कंट्रोल, यानी कि किन जगहों पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, यानी कि बिग चीज़ों पे रखती है जैसे कि इंडस्ट्रीज़, बैंक्स, फॉरेन ट्रेड्स, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल रखती है। फिर आता है NEP एंड द प्राइवेट ट्रेड्स। NEP ने क्या किया कि कुछ लोगों को अलाउ कर दिया कि वो अपने लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकें ताकि वो ट्रेड कर सकें, अपने मतलब खुद के बिजनेसेस रन करें। प्राइवेट ट्रेड का मतलब ये है कि जो इंसान जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो कोई बिज़नेस रन करेगा तो वो अपने बिज़नेस से जो भी चीज़ बनाएगा तो ट्रेड कर देगा दूसरे मुल्क को, यानी कि दूसरे मुल्क को अपने प्रोडक्ट्स सेल करके पैसा कमा सकेगा। इसको कहते हैं प्राइवेट ट्रेड, ताकि मुल्क में भी पैसा इंक्रीज़ हो, खाना पीना भी इंक्रीज़ हो सके और अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकें। ज़ाहिर अगर प्राइवेट लोग होंगे जो इनको आप अलाउ करोगे कि वो अपना बिज़नेस रन कर सकें तो फिर हमारे मुल्क में पैसा जनरेट हो सकता है, बढ़ सकता है। स्मॉल ट्रेडर्स अपीयर टू सपोर्ट दी मार्केट, और इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो पैसा कमा रहे होते हैं बिज़नेस ओनर्स, इनसे बड़ी हेल्प मिलती है क्योंकि ये पैसा बढ़ाने में बहुत काम करते हैं बिज़नेस ओनर्स। फिर आते हैं गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। गोल्स क्या हैं इस सोशल लीगल सिस्टम के? इसके गोल्स ये हैं, गोल्स का मतलब होता है किस मकसद के लिए सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को बनाया गया। इसका मकसद ये है कि जो पैसा है वो स्टेबलाइज हो, यानी कि कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा गरीब ना हो और बहुत ज़्यादा रिच ना हो, पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और यही बात यानी कि पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, कलेक्टिवली सबको फ़ायदा मिले, बराबर इकट्ठे मिल के सबको फ़ायदा मिले। और जो ये मुल्क होते हैं जिसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है उनका मेन टारगेट ही यही होता है कि सोशलिस्ट गोल को अचीव किया जा सके ताकि जो
गवर्नमेंट है यानी कि जो स्टेट है वो कंट्रोल में रख सके मेन रिसोर्सेज को, ताकि सारे लोगों को पैसा बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो। सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में यहाँ पे तकरीबन 3 चीज़ें हैं जो हमने बतानी है। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्गेन्स। सबसे पहले तो हमने इसमें बताना है कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, जो हमने ऊपर डिस्कस कर दी। सारी जो ऑर्गेन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशरी की ब्रांच, इनके बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस में समझ लगेगी कि आप लोगों का जो आखिरी पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ये तीनों ब्रांचेस अलग से एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो इन तीनों ब्रांचेस में जो गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं वो इकट्ठे मिलके वर्क करती हैं ताकि सोशलिस्ट गोल्स को अचीव किया जा सके। फिर आता है रोल ऑफ जुडिशरी। आपने बताना है कि जो कोर्ट्स हैं वो भी गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती, जैसे कि आम कोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, ये वैसे वर्क नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट की ही बनाई हुई पॉलिसीज़ को ये फॉलो करती हैं। जुडिशल रिव्यू मौजूद ज़रूर है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, और बस यही कोशिश की जाती है कि जो लॉ है वो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी यानी कि जो पार्टी है ना उसकी बनाई हुई पॉलिसी को फॉलो करे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा जुडिशरी कुछ नहीं करती। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह का बनाया गया है कि इसमें सोशलिस्ट या सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को डाला जाए। ठीक है, ऑल ऑर्गेन्स मस्ट फॉलो इट टू मेंटेन ऑर्डर एंड इक्वालिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब उसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद होगा तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा सके। फिर आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। इसके ऊपर भी सवाल अलग से पूछा जा सकता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक में आपने लिखना है प्रोक्यूरेरी। प्रोक्यूरेरी का मतलब होता है द प्रोक्यूरेरी इज़ अ सिस्टम दैट चेक्स if people are following the law. It also checks government officers so they do not do anything wrong. यानी कि ये सिस्टम्स ये चीज़ देखता है कि आम पब्लिक हमारे बनाए हुए लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं, और जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं क्या वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई भी इंसान लॉ को ब्रेक करता है, फॉलो नहीं करता, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। आसान अल्फाज में इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो आपको वॉच कर रहा है, वॉचर का काम करता है ताकि देख सके कि क्या आप लॉ को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रोक्यूरेरी। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास आर्बिट्राज कोर्ट्स। आर्बिट्राज कोर्ट्स बेसिकली आर स्पेशल कोर्ट्स फॉर बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी कि ये कोर्ट्स डिज़ाइन इस तरह से की गई हैं कि ये बिज़नेस के तमाम मामलात हैंडल करती हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद होती है। इनको इसलिए बनाया गया ताकि जिन बिजनेसमैन्स की, किसी कंपनी की या बिजनेसमैन्स की किसी की अगर लड़ाई लगी हो उसको सॉल्व किया जा सके। दे ऑल्सो मेक श्योर बिजनेसेस फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। और इनका काम ये होता है कि जो प्राइवेट पर्सन जो बिज़नेस रन करते हैं वो गवर्नमेंट के बनाए हुए सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को वो फॉलो कर रही है, बिज़नेस के नहीं। ठीक है, आसान अल्फाज में इस कोर्ट का बस यही काम होता है कि पैसे के मसले को सॉल्व किया जा सके, बिज़नेस के तमाम मामलात को सॉल्व किया जा सके। एजुकेशनल रोल इन लॉ। इन सोशलिस्ट लॉ इज़ ऑल्सो यूज टू टीच पीपल हाउ टू बिहेव। इट टीचेस पीपल टू बी गुड, follow rules and stay disciplined. In simple words, law help people to learn good behavior. यानी कि लॉ बाकायदा लोगों को एजुकेट भी कराता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद ही लोगों को सोशलिस्ट लीगल सिस्टम प्रॉपर्ली एजुकेट भी कराया है, सिखाया है कि आप लोगों ने किस तरह से जो है पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करनी है एक दूसरे की भी। ठीक है, तो इस तरह से लॉ एजुकेट भी कराता है, गवर्नमेंट खुद भी एजुकेट कराती है, लॉ सिखाती है लोगों को। लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। और लोगों को इनकरेज किया गया है कि आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रखें, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में होती है कि इन दिस सिस्टम बहुत से लैंड्स, फैक्ट्रीज और लोगों के जितने भी बिज़नेस हैं वो गवर्नमेंट को दिए जाएं, और जो आम पर्सन है, आम पीपल जो हैं उनके पास अगर प्रॉपर्टी हो तो वो बड़ी कम होनी चाहिए, ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के पास हो, ताकि जितने पैसे हैं वो बराबर के तकसीम हो सकें सारे लोगों में, ताकि कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो। आसान अल्फाज में गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो ताकि लोगों को बराबर की तकसीम मिल सके। पनिशमेंट फॉर द एंटी रेवोल्यूशन एक्ट। पनिशमेंट फॉर द एंटी रेवोल्यूशन एक्ट का मतलब ये है कि जो भी इस रेवोल्यूशन में यानी कि जो भी इस तब्दीली आने से यानी कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के आने से तंग है या खुश नहीं है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये बात यहाँ पे लिखी है कि दिस मीन्स स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द पीपल हु गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ट्राई टू हार्म द सिस्टम। यानी कि जो भी लीगल सिस्टम को हार्म करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, उन सब को पनिशमेंट दी जाएगी। इट इज़ यूज टू स्टॉप पीपल फ्रॉम
बेलिंग और क्रिएटिंग ट्रबल। इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया ताकि लोग जो है ट्रबल क्रिएट ना करें, परेशानी ना क्रिएट करें गवर्नमेंट के लिए, उनको फ़ौरन से पनिशमेंट दी जाए जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाएँ। फिर आता है मॉडर्न चेंजेस। मॉडर्न चेंजेस का मतलब ये है कि आजकल के दौर में क्या चेंजेस आई हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद है। आपने बताना है प्योर सोशलिस्ट लॉ इज़ डिक्लाइंड। आजकल के दौर में प्योरली सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के ऊपर अमल करना छोड़ दिया गया है। आजकल के दौर में चाइना की अगर हम बात करें तो उसमें सोशलिस्ट लीगल के साथ साथ बाकी के लीगल सिस्टम को भी मिक्स कराया गया है। रीज़न सिर्फ यही था कि जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम था उससे पैसे जनरेट नहीं हो सक रहे थे, इसीलिए पैसा बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की बजाय, ये तो मौजूद था ही लेकिन इसके साथ सिविल लॉ लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, रिलीजियस लॉ लीगल सिस्टम, तमाम बाकी के लीगल सिस्टम्स भी डलवा दिए गए ताकि प्राइवेट पर्सन के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जनरेट करने में हेल्प हो सके। क्योंकि जब प्राइवेट पर्सनस के पास प्रॉपर्टी होगी तो जब उनको पैसा आता दिखेगा तो वो लोग बिजनेसेस अच्छे से रन करेंगे, जिससे फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा और उस मुल्क को भी होगा। इसीलिए चाइना ने क्या किया, सिर्फ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को रन नहीं किया बल्कि तमाम लीगल सिस्टम को मिक्स करके अपने मुल्क में अप्लाई कराते हैं। और चाइना ने ये सब इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट जो है बैलेंस में रह सके, लोगों को बराबरी मिल सके और मॉडर्न ज़रूरतों के हिसाब से भी काम आ सके। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। और बिल्डिंग ब्लॉक आ जाती है मज़ीद। बिल्डिंग ब्लॉक में हमने बताना है कि नो स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने इस रेवोल्यूशन को क्यों लेके आए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया, इसलिए ये चीज़ अलाउड ही नहीं है कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म करो या कोई बात करो। पीपल जो भी इनके ख़िलाफ़ जाएगा, जो आप बात बोलेगा, इनके ख़िलाफ़ को क्रिटिसिज्म करेगा तो उनको फिर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, फॉर द डिसेंट की जगह फॉर स्पीकिंग आप लिख सकते हैं या फॉर क्रिटिसाइजिंग भी लिख सकते हैं कि वो इंसान जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को उनको बड़ी हैवी पनिशमेंट मिली। फिर आगे आपने बताया तो गवर्नमेंट बिलीव दिस मेंटेन स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह से सज़ा देने से लोगों को जो है मुल्क तरक्की कर सकता है और लोग बराबर मिल के रहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से लोग बोलते गए तो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होगा और उस मुल्क को भी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए लोगों को डायरेक्ट सज़ा मिल जाती है जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है। फिर आता है हमारे पास चेंजेस इन दी सोशलिस्ट लॉ इन चाइना, कि चाइना में किस तरह से सोशलिस्ट लॉ में चेंजेस आए। सबसे पहले तो ये हुआ कि वाई चाइना डिडंट चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मच। द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन लार्जली अनचेंज्ड बिकॉज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वर स्ट्रिक्टली फॉलोड। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था चाइना का वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम वाली चीज़ें डाली गई, इसीलिए इसको चेंज नहीं किया गया। और आज भी लोग चाइना के इसी कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं जिसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी सख्ती से फॉलो किया गया है और डाला गया था। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है चाइनाज़ यूनिक अप्रोच। मॉडर्न चाइना ब्लेंड्स ओल्ड सोशलिस्ट आइडियाज़ विद न्यू मेथड्स टू मैनेज द इकॉनमी एंड सोसाइटी। आजकल का जो चाइना है उसने क्या किया कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के साथ नए नए लॉज या डिफरेंट लीगल सिस्टम को मिक्स कर दिया ताकि पैसा जो है बन सके इनके मुल्क में और सोसाइटी अमन में रहे, खुश रहे। फिर आगे आता था सिस्टम टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन रिफ्लेक्टिंग द चाइनाज़ ओन पैथ। आजकल का जो सिस्टम है चाइना का वो सोवियत यूनियन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये लाइन लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं तो बेशक इसको स्किप कर दें, ऊपर वाली पॉइंट भी काफ़ी है। फिर कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन मैंने वैसे खैर पॉइंट्स में दे दिया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट्स डाल के, या इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।